आज मैं आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाने जा रहा हूँ जो अमेरिका रिटर्न है, जो गोल्फ़ खेल चुकी हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और राष्ट्रीय लेवल पर। वो बहुत अच्छा गोल्फ़ खेल चुकी हैं, लेकिन अब वो एक ऐसे मॉडल पर काम कर रही हैं जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम कर सकता है। वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रही हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत कई तरह के यहाँ पर ऑर्गेनिक प्लांट्स लगे हुए हैं। ऑर्गेनिक प्लांट्स का मतलब है कि यहाँ पर जैविक खेती की जा रही है। वो इस तरह की खेती कर रही हैं। साथ ही वो डेयरी फार्मिंग पर, और डेयरी फार्मिंग भी ऐसी नहीं, देसी गायों पर डिपेंड है। देसी गायों की फार्मिंग, देसी गायों की डेयरी के साथ साथ वो संवर्धन पर भी काम कर रही हैं। तो मैं आज उन्हीं वैश्वी सिन्हा भसीन से आपकी मुलाकात कराऊंगा, उनसे मिलवाऊंगा, उनकी बातें सुनवाऊंगा। तो आज मेरे साथ चलिए, आपको एक प्रेरणादायक और बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी सुनने को और देखने को मिलेगी। तो चलिए। एक ज़माने में हमारे देश में एक बात कही जाती थी, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन हमारे साथ वैश्वी जी हैं, वो इन दोनों ही क्षेत्रों में अव्वल रही हैं और अब ऐसे सेक्टर में आई हैं जहां लोग आने से कतराते हैं, और ख़ासकर पढ़े लिखे लोग। तो अब वो डेयरी सेक्टर में हैं, और डेयरी सेक्टर भी ऐसा जिनमें हमारे देशी गौवंश हैं, उन पर आधारित ये पूरा एक मॉडल चला रही हैं और अपना करियर बूस्ट कर रही हैं। तो वैश्वी जी से पूछते हैं आखिर वो कैसे आई, क्यों आई, उन्हें किससे प्रेरणा मिली। तो वैश्वी जी बताएं। पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया इस अच्छे से शो का पार्ट होने के लिए। एंड आप पूछे किस तरह से मैंने स्टार्ट किया ये जी। तो मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी ये एक गौशाला चलाने की, ब्रीडिंग फार्म या नेचुरल फार्मिंग करने की। जस्ट बाय चांस ये हुआ। मेरे को हमेशा ये था कि जैसे आपने बताया, पहले मैं खेलती कूदती थी, मैं प्रोफेशनल गोल्फर रह चुकी हूँ। जैसे ही मैंने गोल्फ छोड़ा तो मुझे ये लगा कि कुछ करना है कम्युनिटी के लिए, मतलब सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकी लोगों को जो कुछ फ़ायदा करे वो करना है। तो बाय चांस ये प्रोजेक्ट मेरी तरफ आया और मैंने झपट के ले लिया, बिकॉज़ इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें इतने किसानों से हम जुड़ सकते हैं, गायों का फ़ायदा हो रहा है, हमारी मिट्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे ये करना ही पड़ा। एक्चुअली में जो देसी गौवंश है वो, मतलब उस पर जब तक आपको बहुत जानकारी नहीं हो तब तक वो सफल नहीं हो सकता वो मॉडल। तो आप तो प्रोफेशनल गोल्फर रही हैं, आप विदेश में पढ़ी लिखी हैं, अमेरिका रिटर्न हैं, तो और यहाँ की मिट्टी से आपको ये जानकारी कैसे मिले कि इस गाय पर काम करना चाहिए, उसके बारे में आपने ये जानकारी कहाँ से हासिल की? ये शुरू के 2.5 साल, हमने 2017 में ये फार्म चालू किया था और 2019 के एंड में जाके अपना ब्रांड लॉन्च किया। तो बीच का जो पूरा टाइम था, मैंने सिर्फ रिसर्च किया, जगह जगह घूमी, किसानों के साथ रही जाके। मतलब निकल जाते थे गाड़ी लेके और पता नहीं था कि कब वापस आएंगे। बस घूमा, लोगों से जानकारी ली, जैविक खेती के बारे में, गायों के बारे में, कहाँ पे कौन सी गाय मिलती हैं, कौन सी गाय इस क्षेत्र के लिए अच्छी हैं, किन पे काम किया जा सकता है, बुल कहाँ के अच्छे हैं। तो उस सब में 2.5 साल लगा, बस प्रैक्टिकली सीखने में, थ्योरी नहीं। तो अभी भी सीख ही रहे, मतलब ये तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस रहेगा। बट उसके बाद जाके अब मुझे लगता है हाँ, अब मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है, अब कोई बहुत आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अच्छा, बेवकूफ़ बनाने की आपने बात की, तो बेवकूफ़ी की बात आप ये आपने क्यों बताई कि भाई क्या किसी ने कभी इस क्षेत्र में आने पर कुछ चीटिंग वगैरह, कुछ फ्रॉड कुछ हुआ क्या? हुआ भी है, अभी भी होता है, मतलब लोग तो कोशिश करते ही हैं, बट आपको अपने आप को इतना वो बनाना है ना, जानकार, कि कोई कर ना सके। तो स्टार्टिंग में तो बहुत लोगों ने बेवकूफ़ बनाया। अच्छा। स्पेशली जैसे आपने बोला, गाय की जो फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टेक्निकल आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट, बिकॉज पूरा आपको जानना पड़ेगा कि गाय का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, क्या फीचर्स हैं, उसका बिहेवियर कैसा है, उससे पता चलता है गाय कितनी देसी है, कितनी प्योरिटी में आती है, उसकी पेडिग्री कैसी है, उसकी ब्लड लाइन कैसी है। तो उसमें बहुत टाइम लगा, और मेरी टीम भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो उस सब से ही फिर सीखा। तो आपने गाय से शुरू किया,
फिर मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा फार्म आपने डेवलप किया है, तो फिर ये जैविक खेती और बहुत सारे तरह के ये प्लांट्स आपने इस ये यहाँ आप कैसे शिफ्ट हुई? तो हमारा डे वन से मिशन तो यही था, मतलब स्टार्ट हमने गाय से किया, बट हमारा मिशन था कि हमें किसानों से जुड़ना है। तो अब किसानों से जुड़ने के लिए हमें कहीं पे स्टार्ट करना है जिससे किसान हमारे साथ जुड़े, राइट। तो अगर हम ऐसे शहर में रहते हैं और किसानों को बोल रहे हैं आप ये करो आप वो करो, तो वो क्या सुनने वाले हैं? कभी नहीं। आपको पहले देखना पड़ेगा कि उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, वो किस कठिनाई से गुजरते हैं। तो हमने सोचा कि हम खुद ये चीज़ करेंगे, देखेंगे कहाँ चैलेंजेस आते हैं, जैविक खेती कैसे होती है, हम किसानों को कैसे बता सकते हैं कि आप जैविक की तरफ आओ और क्या क्या आप चीज़ें बनाओ अपने फार्म पे। तो इसलिए हमने गाय रखी, उसको जैविक खेती से जोड़ा, उनके जो गोबर और गौमूत्र से बहुत सारी चीज़ें बनती वो हमने बनाई। और अब हम यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हमने बाग लगाए हुए हैं फलों के, सब्जियाँ कर रहे हैं, कमर्शियल ट्रीज़ कर रहे हैं और बहुत तरह के पौधे लगाए हुए हैं। तो अब हम किसानों को बता सकते हैं, किसान हमसे जुड़ते हैं कि भाई आप हमें ट्रेनिंग सेशंस दीजिए, आप बताइए आप गौ पालन कैसे करते हैं। तो अब हमें लगता है कि यस हम उनसे बात कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, उनको कहीं ना कहीं मार्केट लिंकेज में भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा मिशन था। तो आप अपने मिशन में मतलब कंप्लीट आप लगता है कि आप सक्सेसफुल हुई हैं उस मिशन में? अभी तो आई थिंक हम पॉइंट ज़ीरो से मतलब आधा कदम लिया होगा हमने, स्टेप वन भी नहीं बोलूँगी मैं, बस स्टार्टिंग पॉइंट है ये। बहुत आगे जाना है, बहुत किसानों से जुड़ना है, बहुत कुछ करना है, अभी तो कुछ स्टार्टिंग है। तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें मतलब जहर मुक्त खेती करनी है, या हमें ऑर्गेनिक फूड खाने हैं, या ऑर्गेनिक फूड हमें मार्केट से लेना है। लेकिन कई बार लोग लेते भी हैं, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो जैविक होगा या ऑर्गेनिक होगा या जहर मुक्त खेती से उगाया हुआ अनाज होगा या फल होगा? वो हम एक आम आदमी कैसे पहचानता होगा, या आप कैसे लगता है कि वो एक प्योर चीज़ है? इसका अनफॉर्चुनेटली कोई मतलब जवाब नहीं है इसमें, मतलब काफ़ी हद तक आपको ट्रस्ट करना है। अगर कोई सर्टिफाइड भी हो ना ऑर्गेनिक, फिर भी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि हाँ इन्होंने बिल्कुल केमिकल नहीं यूज़ किया है, बिल्कुल भी जो आप बोल रहे हैं जहर या स्प्रे कुछ भी नहीं किया अपने फसल में। तो चाहे आप सर्टिफाइड हो या नहीं हो, एंड में बात यही आती है कि आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो उस आदमी पे या उस ब्रांड पे या उस फार्म पे। तो मैं लोगों को ये बोलती हूँ ज़्यादातर कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ से आपका दूध आ रहा है, कहाँ से आपकी सब्जियाँ आ रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है, आपको पता होना चाहिए, मतलब यू शुड नो इसकी सोर्स क्या है। आजकल हम लोग सुनते हैं कि A2 A1 का बड़ा लोगों में मिसकंसेप्शन है कि, और कुछ लोग कहते हैं कि A2 प्रोटीन वाला दूध बहुत अच्छा है, कुछ कहते हैं कि नहीं नहीं A1 प्रोटीन वाला दूध बड़ा अच्छा है। कई विदेशों में सुनते हैं कि बड़ा प्रोपेगेंडा है ये A2 दूध। आप क्या सोचती हैं कि क्या A2 दूध वाकई में हमारे हिंदुस्तानी लोगों के लिए अच्छा है, या सबके लिए अच्छा है, या अच्छा नहीं है? मेरा पर्सनल मानना ये है कि A1 A2 तो एक फैड है, मतलब आजकल की एक मार्केटिंग टर्म है। बट असल की बात ये है कि जो देसी गाय का दूध है, ये हमारे दादा परदादा और हमारे सारे एंसेस्टर्स कितने हज़ारों साल से पीते आ रहे हैं, और यही हमारे लिए बेस्ट है, हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी के लिए। अभी पिछले 60-70 साल में ही जो A1 मिल्क कहा जाता है वो आया है, क्रॉस ब्रीडिंग की वजह से। सेम थिंग अगर आप खेती में देखें तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आई वो भी पिछले 60-70 60 सालों 80 में साल में आई। ये जो हुआ है उसकी वजह से जो सारी हेल्थ इश्यूज अब आ रहे हैं, फार्मा सबसे ग्रोइंग एक वो है फील्ड, फील्ड। बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमने खान पीन में जो भी चेंजेस किए हैं। तो वो आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या बेटर है आपके लिए। A1 A2 तो एक मार्केटिंग टर्म है। तो A1 A2 स्वास्थ्य के लिहाज से कोई मतलब ज़्यादा मैटर नहीं करता आपको लगता है? नहीं, मतलब A1 A2 बोलना उसको एक मार्केटिंग चीज़ है वैसे, बट अच्छा। लोगों को अब ऐसे ही समझ में आएगा। क्योंकि देसी गाय लोगों को नहीं पता नहीं देसी गाय पता, सही क्या बात है। थी, फॉरेन गाय क्या है, क्रॉस ब्रीड क्या है। तो इसलिए A1 A2 इस्तेमाल होता है, बट बेटर तो जो हमारी देसी गाय है, हमारे जो देसी हाँ, हमारे जीन में रचा किस्म के, बसा है जो बेसिकली। यस, जो हमारे क्लाइमेट हमारे एनवायरनमेंट के लिए है, जो हज़ारों साल से हमारे लिए ही है यहाँ पे, वही हमें चीज़ें इम्ब्रेस करनी चाहिए। मतलब आपने शुरुआत में हमें बताया कि आप प्रोफेशनल गोल्फर भी रही हैं, तो आपने जो गोल्फिंग का जो करियर था, वो मतलब किस लेवल तक आपने कहाँ कब से खेलना शुरू किया, फिर कौन कौन से कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। श्योर। तो एक्चुअली मेरा स्पोर्टिंग करियर तो 4 साल की उम्र में शुरू हो गया था। तो मेरे डैड हमेशा बहुत मानते थे कि लड़का हो या लड़की, बट बनना है स्पोर्ट्स पर्सन।
तो जब मैं बचपन मतलब छोटी सी थी, वो मेरी तेल की मालिश करते थे कि इसको खूब स्ट्रॉन्ग बनाना है, इसकी मसल्स बनानी है। और 4 साल की उम्र में उन्होंने मुझे स्क्वाश में डाल दिया, तो मैं स्क्वाश प्लेयर रही हूँ 4 साल तक। 8 साल की उम्र में जाके मेरे पैर में चोट लग गई, तो डॉक्टर ने बोला कि आप 2 हफ्ते आराम करिए, आप स्क्वाश भाग नहीं सकते। तो मेरे डैड ने बोला कि आराम आराम क्या होता है ये, अच्छा जब तक स्क्वाश नहीं खेल सकती इसको गोल्फ में डाल देते हैं, गोल्फ में तो भागना नहीं होता। तो तब मैंने गोल्फ स्टार्ट किया। जब गोल्फ शुरू किया तो मेरे डैड को लगा अरे यही तो स्पोर्ट है, इतना बढ़िया स्पोर्ट है, इसमें मतलब मेंटल स्ट्रेंथ इतनी चाहिए और यही फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर स्पोर्ट है। तब मैं फिर गोल्फ में लग गई। 10 साल की उम्र से मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेलने स्टार्ट किए। मलेशिया में एक टूर्नामेंट हुआ था, मैं 4th आई थी एट द एज ऑफ 10, तो वो मेरा पहला इंटरनेशनल इवेंट था। उसके बाद इंडिया में बहुत खेला, इंडिया में जूनियर नंबर 1 रही, पाकिस्तान ओपन जीता 2005 में जब मैं 14 साल की थी, और ऐसे ड्यूक ऑफ यॉर्क खेला। फिर मैं यूएस गई पढ़ना बोला तो एक एक्सक्यूज़ है, वैसे मैं गोल्फ के लिए गई थी। वहाँ पे पर्डू यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे विमेंस टीम में मैंने खेला। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी है, एंड स्पोर्ट्स में बिल्कुल टॉप पे थी। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल टर्न किया 2013 में। 2 साल मैंने यूएस में टूर किया, 2 साल सिमेट्रा टूर खेला, टोटली प्रोफेशनल। गाड़ी में सारा सूटकेस सब कुछ मेरे सामान नहीं रहता था, 1-2 बार तो गाड़ी में भी सोना पड़ा था क्योंकि आपको पूरे टाइम ट्रैवल ही करना होता है। वो खेलने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि अब काफ़ी हो गया, मतलब 16 साल सिर्फ गोल्फ खेला मैंने। स्कूल में भी मैं स्कूल नहीं जाती थी, गोल्फ टूर्नामेंट्स खेलती थी। तो मेरे को ये था एक तो कुछ और एक्सपीरियंस करना है, अपने से आगे मतलब लोगों के लिए भी कुछ करना है, प्लस मुझे एज अ करियर बहुत सस्टेनेबल नहीं लगा, इसलिए मैं वापस इंडिया आई, फुल टाइम गोल्फ छोड़ा, अभी फ़न के लिए तो अभी भी खेलती हूँ, एंड फिर शून्य स्टार्ट किया। यस। तो अब आपके माता पिता कहते हैं कि हमारी छोरी क्या छोरों से कम है? वो तो डे 1 से बोलते थे डैड मतलब सबसे ज़्यादा खुश थे जब उनको पता चला लड़की होगी। अरे वाह! तो परिवार में आपकी बहन भाई कोई है या? हाँ, मेरी छोटी बहन है। अच्छा, वो क्या करती हैं? वो फाइनेंशियल सर्विसेज में है। अच्छा, तो यस। आप ये मानती हैं कि मतलब डेयरी फार्मिंग और खासकर देसी जो गायों का फार्म है उसके साथ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये एक सस्टेनेबल मॉडल हो सकता है किसानों के लिए? डेफिनेटली। द रीज़न वो अभी सस्टेनेबल नहीं हुआ है उतना, एक तो क्योंकि ये जो क्रॉस ब्रीडिंग ब्रीडिंग। चालू हुई उसकी वजह से लोगों को ये लगने लगा कि क्वांटिटी ही सब कुछ है। बट अब ये हमें देखना है कि लोगों को क्या चाहिए, मार्केट में क्या चाहिए, लोगों को प्योरिटी चाहिए, क्वालिटी चाहिए। अगर हम वापस किसानों को उस तरफ लेकर आते हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा है इन प्रोडक्ट्स की। वो एक मिसकंसेप्शन है कि नहीं क्वांटिटी चाहिए, जो सब्जियां हैं बिल्कुल शाइनी होनी चाहिए, बिल्कुल देखने में सुंदर होनी चाहिए। नहीं, अब कंज्यूमर्स को ये अवेयरनेस है कि हमें जहर मुक्त चीज़ें खानी है, तो डिमांड बहुत है, सस्टेनेबल है। बस अब लोगों को मतलब किसानों को एजुकेट करना है, उनको मार्केट प्रोवाइड करना है। किसान एट द एंड ऑफ द डे खुद मार्केटिंग नहीं कर सकते, वो उगा सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं वो, बट फिर उनको मार्केट लिंकेज नहीं मिल पाती है। उस तरह से हमारे जैसे लोग उनको सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इन चीज़ों में जो है मार्केटिंग और उस चीज़ को करने के अलावा मुझे लगता है कि थोड़ा प्रोसेसिंग जो मेन इशू होता होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग और उसकी मार्केटिंग में, तो ये कैसे सॉल्व होती हैं प्रॉब्लम्स? ये सॉल्व हो सकती है एफपीओ से। तो एफपीओ इज फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन या एफपीसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। इसमें क्या होता है कि किसान, एक ग्रुप ऑफ फार्मर एक साथ जुड़ जाते हैं, अपनी कंपनी फॉर्म करते हैं, 5-10 किसान उसमें बेसिकली एक मैनेजमेंट टाइप पोजीशन पे होते हैं। फिर वो फंड्स रेज कर सकते हैं, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करता है, सब्सिडी देता है, प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करता है, और फिर वो अपना ब्रांड भी बना सकते हैं, चाहे तो अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं। उससे क्या होता है, जब किसान एक साथ जुड़ते हैं उनको इंश्योरेंस मिलने में आसानी रहती है, वो लोग अपनी प्राइस नेगोशिएट कर सकते हैं, वो लोग वैल्यू ऐड कर सकते हैं और मार्केटिंग कर सकते हैं। मतलब ये जो 4 चीज़ें जो अकेला किसान नहीं कर सकता, एज अ ग्रुप वो कर सकते हैं। तो सोल्यूशन यही है कि फार्मर एक साथ जुड़े, एफपीओज बनाएं कंट्री में। अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट हर जगह ये सपोर्ट करती है, तो यही फ्यूचर होगा। और इससे क्या होता है, हम जैसे लोगों को उनसे जुड़ने में भी आसानी होती है। अच्छी बात। एक साथ बहुत सारे किसान मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे किसानों का संगठन एक तरीके से जुड़ा होगा? जी जी, हम हज़ारों किसानों से जुड़े हैं और उनके प्रोडक्ट्स भी प्रमोट करते हैं। तो देखा आपने, आज वैश्वी जी ने हमें बहुत सारी जानकारी दी, एक बीइंग देसी काउ फार्मर, बीइंग ऑर्गेनिक फार्मर, और उम्मीद करते हैं कि उनकी ये स्टोरी, उनका ये काम बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे युवाओं को प्रेरणा का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।